मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया। वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छिह स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। रत्न प्रश्विनी है वसुधा अब समझ सका हूं।
इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कबीर ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए और सोचा कि पैसों के पेड़ उगेंगे तथा रुपयों की फसलें खनकेंगी जिन पर खूब पैसे लगेंगे और मैं खूब अमीर हो जाऊंगा और सेठ बन जाऊंगा। परंतु कबीर की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा, अनपजाऊ मिट्टी में एक भी पैसा नहीं उगला। कबीर के सारे सपने नष्ट हो गए। कबीर बहुत दिनों तक अपनी कल्पना को पावड़ों की तरह बिछाकर रुपए के पेड़ लगने की प्रतीक्षा करता रहा। वह अबोध था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि रुपयों के पेड़ कभी नहीं उगते। उसने गलत बीज बोए थे। उसने लालच और ममता के कारण ऐसा किया था। इस घटना को 50 वर्ष बीत गए। न जाने कितने ही वसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी आदि सभी ऋतुएं बारी बारी से आती जाती रहीं। एक दिन बैंगनी रंग के कजरारे बादल बरसे। कवि ने उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ अपने घर के आंगन में मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली से सहलाकर उसमें सेम के कुछ बीज दबा दिए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने भूमि के अंचल में मड़ी माड़िक बो दिए हों। कभी फिर इस छोटी सी घटना को भूल गया, क्योंकि यह कोई बात ऐसी नहीं थी जिसे याद रखना जरूरी होता। परंतु कभी एक दिन संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहा था। तभी उसने अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता से भरकर देखा कि आंगन में जहां उसने सेम के बीज बोए थे, वहां कुछ छोटे छोटे नए नए मेहमान खड़े हुए हैं। कवि को ऐसा लगा मानो कोई नए नए छोटे छोटे अतिथि छतरी ताने खड़े हुए हैं। भाव यह है कि सेम के उगे हुए बीज ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई छोटे छोटे अतिथि अपने सिरों पर छतरी ताने खड़े हुए हों। कबीर ने जब आश्चर्य से सेम के उन छाता ताने हुए उगते हुए बीजों को देखा तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कवि कहता है कि मैं बीजों के सिर पर तनी वस्तु को छाता कहूं या जीवन पर विजय पाने वाला पताका कहूं या उनकी छोटी छोटी खुली हुई हथेलियां कहूं, जो भी हो वे सेम के उगे हुए बीज अत्यधिक प्रसन्नता से भरे हुए ऐसे लग रहे थे मानो पंख मारकर उड़ना चाहते हों। सेम के वे बीज ऐसे लग रहे थे जैसे अंडे को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकल आए हों।
कवि कहते हैं कि वह कुछ क्षणों के लिए उन्हें एकटक देखते रहे। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पूर्व उसी ने इस आंगन में सेम के बीज रोपे थे और यह उन्हीं बीजों से उगी छोटे छोटे पौधों की पलटन है जो उसकी आंखों के सामने गर्व से खड़ी है, जो अपने छोटे छोटे पैरों को पटक कर ऊपर बढ़ रही है। कवि ने अपने आंगन की मिट्टी में सेम के बीज रोपे थे जो छोटे छोटे पौधों की पलटन सी लग रही थी। कवि उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे वे झाड़ियां अनगिनत पत्तों से लद गईं तथा उन पर अनेक मखमली वितान तन गए। धीरे धीरे बेल बल खाकर फैल गई और बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर आंगन में लहरा गई। कवि को लगा जैसे ऊपर की ओर हरे भरे 100 झरने फूट पड़े। कवि को आश्चर्य हुआ कि वंश किस प्रकार बढ़ता है। कवि को लगा कि सेम के वे फूल छोटे तारों की तरह छिटके हुए हैं या फूलों के छींटे हैं जो श्याम रंग की लहराती बेल पर झागों की तरह लिपटे हैं, या चोटी के मोती हों या आंचल के बूटे हों। समय आने पर सेम की उन बेलों पर बहुत सी फलियां लगीं। कवि ने सोचा यह धरती कितना देती है, धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना अधिक देती है। कभी यह बात बचपन में नहीं समझ पाया था, अर्थात बचपन में वह धरती माता की इस विशेषता को नहीं जान पाया था जब उसने स्वार्थ के कारण कुछ पैसे बीजों के रूप में धरती में रोप दिए थे। कभी कहता है कि उसकी अब समझ में आ गया है कि धरती माता रत्न प्रदान करने वाली है। हमें इस धरती में समता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस धरती में जन जन की क्षमता तथा ममता के दाने बोने हैं। कवि का आशय है कि हमें समता ममता आदि के बीज बोने चाहिए जिससे कि इन भावों की फसलें उगें तथा चारों ओर मानवता का प्रसार हो सके। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम जिस प्रकार के भावों की सृष्टि करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होंगे। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस बात को समझ लिया है कि धरती रत्न प्रसविनी है, धरती रत्नों को जन्म देने वाली है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि ने इस पूरी कविता के भावार्थ को, इस पूरी कविता के संदेश को हमारे सामने स्पष्ट किया है। कवि ने धरती को समाज के प्रतीक के रूप में माना है और उनका कहना है कि हमें समाज में यहाँ के लोगों की क्षमता के अनुरूप समानता और मानवता के बीज बोने हैं। कवि को समाज में फैले ऊंच नीच, विषमता, वर्ग भेद से बेहद कष्ट है, दुख है। उनका मानना है कि यदि हम इस समाज में जन की क्षमता के अनुरूप समानता और ममता के बीज बोएंगे तभी इस समाज में मानवता रूपी फसल लहलहाएगी और पूरे भारत में मानवता का महत्व स्थापित होगा और लोगों के मन में समानता, ममता का भाव प्रस्फुटित होगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। हम धरती में यदि रुपए बोएंगे तो वह लालच का परिचायक होगा और धरती हमें कुछ भी वापस नहीं करेगी। लेकिन यदि हम धरती में सेम के बीज बोएंगे तो सेम की
फलियां उगेंगी। अतः इस कविता की मूल संवेदना मानवता और समानता पर स्थापित है।